नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 अफवाह। अफवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्यवस्था करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का निर्माण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इसमें से वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इसमें वर्षा से अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इसी पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गाजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू संवहन करती हैं। मध्य व निचले भागों से ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्णतः विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम, छिछली, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं। क्या इस पर दो बड़ी नदियों का पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियों आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत सी सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जस्कल, नोबरा, सियक, हुंजा इस नदी से मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बहकर निकलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आसपास से मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हैं। अंततः कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदी में से एक है। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग में छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं।
इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने दाहिने किनारे में समांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष भर मैदानी के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जो मिट्टी का उपज प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय में समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7700 के पास पहुंचकर अंग्रेज में युवा अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा, ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनदल मुखी का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह श्रेणियों के आकार अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने का क्रम यह नदी में बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट संगमर के शैलों में यह नदी गहरे गर्त से बहती है। यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। यह धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की ओर श्रृंखलाओं में हुआ है। यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा, पेरियस और इन राज्यों के नाम से जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, पेनांगा आदि। इसमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुई है। यहाँ उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम
घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट प्रभा, मुंशी भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तट तमिलनाडु में कडूल, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भावनी में हेमावती, कालवीनाद। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, बैतारी तथा सरवण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थितियों का ज्ञात करें। झीलें, कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घाघरे तथा शिकारा से आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायान, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल, दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किन स्थान की झील का क्या महत्व है? पर्यटन के आकर्षक के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र में द्रोणी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलें निर्माण वायु नदियों, मानवीय क्रियाओं के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसा चिल्का झील, पुलिटकट झील, कोरलू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी भी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की संभार झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायी होती हैं। ये झीलें नदी के बहाव वाले सुचारू बनाने में सहायक होती हैं, अत्यधिक वर्षा के साथ या बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्यता बताती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्णता। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गांव के बड़े शहरों में परिवर्तन हो चुके हैं। अपने राज्य व उन शहरों की एक सूची तैयार करें नदी के किनारे स्थित है, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांशतः जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं सिंचाई, नौसंचार, जल विद्युत निर्माण, नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नदी प्रदूषण। नदी जल घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी हुई है, इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी के किनारे रहते हैं, नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण को क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 220 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों में गंगा नदी की तनु करके
सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी को प्रदूषित जल हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल मानव जीवन, इस विषय पर चर्चा करें। अपनी कक्षा के इस वाद विवाद पर प्रतियोगिता का आयोजन करें। अभ्यास